हेलो बच्चों, नमस्कार। लेक्चर 6 में अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और लास्ट में मैंने आपको दो न्यूमेरिकल दिए थे होमवर्क के लिए। उनमें से पहला न्यूमेरिकल अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हल करते हैं। आइए, सवाल क्या था? वैसे आपने सबने कर लिया होगा, आंसर मैच करना ना आपको। तो देखिएगा सवाल क्या है कि वर्ग के विपरीत कोणों पर, एक वर्ग के विपरीत कोणों पर क्यू आवेश, मतलब एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। मान लेते हैं ये वर्ग है, जिसकी वर्ग है तो चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। तो मान लेते हैं ये भुजा ए है, ये भुजा मान लेते हैं ए है। चलो इसको ए की जगह पर आर मान लेते हैं। मान लो ये भुजा भी आर, ये भुजा भी आर, ये भुजा भी आर, ये भुजा भी आर। ठीक है। दो वर्ग के विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू आवेश, यानी मान लेते हैं एक यहाँ पे क्यू, तो यहाँ भी क्या रखा हुआ है? क्यू। विपरीत कोणों पर, विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है। वो अन्य दो विपरीत कोणों पर क्यू, स्मॉल क्यू, मान लो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू रखा हुआ है। यदि क्यू पर, फिर क्या बोल रहे हैं? यदि कैपिटल क्यू पर परिणामी बल शून्य है तो क्यू बटा क्यू, क्यू मतलब कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का मान क्या होगा, ये अपने को निकालना है। एक मिनट, सॉरी, स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू का मान क्या होगा, ये अपने को निकालना। देखिए क्या बोल रहा है कि कैपिटल के ऊपर नेट बल कितना है? 0। तो अपन इसके ऊपर नेट बल निकाल लेते हैं। नेट बल क्या होगा? कैपिटल क्यू यहाँ पे, तो इस कैपिटल क्यू पर ये वाला आवेश भी बल लगाएगा, इस कैपिटल क्यू पर ये वाला आवेश भी बल लगाएगा। तो ये किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? धनावेश है। और धनावेश एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? प्रतिकर्षण। तो मान लेते हैं ये बल लगा रहा है F1, ये स्मॉल क्यू इसके ऊपर बल लगाएगा। कहाँ लगाएगा? ये इधर लगाएगा, यानी इसको बोल देते हैं F2। तो देखिए F1 का मान कितना होगा? K, यानी कूलाम के नियम से K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K Q1 का मान कितना है? स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू कितना है? यहाँ पे Q2 कितना है? कैपिटल क्यू। अपॉन इनके बीच की, इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो R का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। इसी प्रकार F2 का मान कितना होगा? सेम यही तो होगा भाई। K यहाँ पे Q1 की जगह Q और Q2 की जगह कैपिटल Q अपॉन नीचे आर स्क्वायर। तो ये आ गया दोनों का परिणाम। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो F1 और F2 बराबर है। F1 और F2 क्या है? बराबर। तो मैं ऊपर से एक सवाल को हटा रहा हूँ, तो ये सवाल आपने कल भी नोट किया होगा, नहीं किया तो एक बार फिर से पॉज करके आप नोट कर लो। ऊपर से इसको साफ कर रहा हूँ, तो देखिए आगे। ओके, अब देखिए F1 और F2 बराबर है, तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा अपने को? परिणामी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिग्री के ऊपर है? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पर। तो सूत्र वही लगेगा, कौन सा? दो सदिशों के योग वाला। क्या होता है कि R मतलब परिणामी क्या होता है? वर्गमूल के अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अगर थीटा यहाँ पे कितना हो? 90 डिग्री। देखो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, अगर थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री हो और दोनों सदिश बराबर हो, दो सदिश क्या हो? बराबर भी हो, उनके बीच में कोण कितना हो? 90 डिग्री। तो क्या बन जाएगा? वर्गमूल के अंदर देखिए मैंने दोनों को क्या मान लिया कि P बराबर Q है। P बराबर क्या है? Q। तो P की जगह P, Q की जगह भी क्या आएगा? P। और यहाँ पे देखिए cos 90 कितना हो जाए? 0। तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचा क्या? वर्गमूल के अंदर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो कितना हो गया? वर्गमूल के अंदर 2p स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर 2p स्क्वायर। तो क्या बचेगा? √2p। यानी अपन यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? अगर दो बल एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो और दोनों का परिणाम बराबर हो, तो सिंपल अपन इनका परिणामी क्या आएगा? √2 इनका k q अपॉन आर स्क्वायर। यानी F1 और F2 का परिणामी क्या आएगा? √2 k स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। तो F1 व F2 का परिणामी, F1 व F2 का परिणामी कितना आ गया? F1 व F2 का परिणामी कितना आ गया? वर्गमूल के अंदर √2 k q कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये तो इन दोनों का निकाल लिया, इसका और इसका निकाल लिया, इसका और इसका निकाल लिया, लेकिन ये तो रह गया इनके बीच में भी। तो इनके बीच में कैसा लगेगा? यहां से कहां से? बिल्कुल 45 डिग्री पे। और ये जब दोनों बराबर हो तो इनका परिणामी कहां से आएगा? बिल्कुल बी से। यानी इसको मैं मानता हूं ये एफ डैश है। ये क्या मान लेते हैं? एफ डैश। किनका? F1 और F2 का परिणामी अपने क्या मान लिया? एफ डैश। तो मान लेते हैं ये एफ डैश है, और इन दोनों के बीच कैपिटल Q और कैपिटल Q के बीच में जो बल है उसको मान लेते हैं F3। अब देखिए सिंपल दोनों जुड़ जाएंगे,
एफ डैश और एफ थ्री दोनों एक ही दिशा में, तो नेट क्या आ जाएगा इसके ऊपर, इन दोनों का योग। तो पहले अपन किसका मान निकाले थे, एफ थ्री। एफ थ्री क्या है, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का बल, लेकिन ये दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या, वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, रूट टू इंटू भुजा। तो इसका मान कितना होगा इस दूरी का, रूट टू इंटू आर। तो देखिए एफ थ्री का मान यानी कैपिटल क्यू व कैपिटल क्यू के मध्य बल, कैपिटल क्यू व कैपिटल क्यू के मध्य बल, तो मैंने यहाँ पे एफ थ्री बोला है, इसका मान क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू आर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। टू भाई रूट टू का वर्ग कितना होगा, दो, आर का वर्ग क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब सवाल में बोला था कि कैपिटल क्यू पर नेट बल जीरो है, आप चाहो तो यहाँ भी निकाल सकते हो, इस वाले के ऊपर भी मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखाया। तो नेट बल जीरो, तो नेट आ कितना रहा है, एफ डैश यानी ये प्लस ये इन दोनों का योग। तो कैपिटल क्यू पर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आगे, कैपिटल क्यू पर परिणामी बल, कैपिटल क्यू पर परिणामी बल बराबर क्या है, एफ डैश प्लस एफ थ्री, एफ डैश प्लस एफ थ्री। तो एफ डैश का मान तो कितना है, एफ नेट, इसको लिख रहा हूं मैं एफ नेट मतलब क्यू पर परिणामी बल। एफ डैश का मान कितना है, रूट टू के क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन नीचे आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, एफ थ्री। एफ थ्री कितना आ रहा है, ये रहा, तो कितना आएगा एफ थ्री, ये आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और सवाल में बोला है कि इसके ऊपर नेट बल जीरो है, इसको बराबर क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से के कॉमन, यहाँ से क्यू, देखो यहाँ पे के, यहाँ पे के कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू स्क्वायर, तो क्यू कॉमन, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन, तो कॉमन क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आ गया कॉमन। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा रूट टू इंटू स्मॉल क्यू, और यहाँ पे क्या बचा प्लस क्यू, और नीचे यहाँ पे एफ थ्री का मान टू है, तो यहाँ पे टू भी आएगा, तो नीचे क्या बच रहा है, टू बराबर क्या करना है, जीरो। तो ये कहाँ गुणा में, ये किस में जाएगा, भाग में। तो क्या बचेगा अपने पास, रूट टू क्यू प्लस क्यू बाई टू बराबर जीरो। तो यहां से लिख सकते हैं रूट टू स्मॉल क्यू बराबर माइनस क्यू बाई टू, मैं इसको इधर ले गया। अब ये क्या पूछ रहा है, क्यू बटा क्यू का मान निकालना क्या था अपने को, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का मान निकालना था। तो क्या करेंगे, इस क्यू को यहाँ नीचे ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, ये दो इधर इधर गुणा में आ जाएगा, तो क्या बन गया, टू रूट टू माइनस क्यू बटा क्यू, इस माइनस को ले आओ इधर, तो ये बन जाएगा माइनस, तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का मान क्या आएगा, माइनस टू रूट टू। सवाल था 8/2009 का, ये मैंने कल होमवर्क दिया था, आंसर क्या है इसका, माइनस टू रूट टू। कुछ नहीं किया, पहले इन दोनों के बीच बल निकाला, इसके और इसके बीच में, इसका परिणाम निकाला, फिर इसके इन दोनों के बीच में निकाला, ठीक है, फिर दोनों इस F1 और F2 का परिणामी इसके साथ जोड़ दिया, तो ये दोनों एक ही दिशा में, और फिर कुल को जीरो कर दिया, हल कर लिया, तो कितना आ गया, माइनस टू रूट टू। तो पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन नोट कीजिए। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। फिर अगला सवाल भी करते हैं, कल होमवर्क में दिया था एक। ओके आगे चलते हैं, पॉज करके आप नोट कर लो। ओके अगला सवाल आपको दिया था कि एक्स एक्स पर, कहां पर, एक्स एक्स पर, कहां पर, एक्स एक्स पर 1 मीटर पे 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर, डबल हो जाएगा, डबल 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 32 64 ऐसे जा रहा है, और ऐसे आवेश कहां तक रखे हुए, अनंत तक। और यहाँ पे मूल बिंदु है, यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु। बोला गया कि मूल बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है 1 कूलम, कहाँ रखा हुआ है 1 कूलम, और यहाँ पर प्रत्येक पर 1 मीटर पर भी 1 माइक्रो कूलम था 2 मीटर पर भी 2 माइक्रो कूलम, 4 मीटर पर भी 1 मीटर पर भी 1 माइक्रो कूलम, 2 मीटर पर भी 1 माइक्रो कूलम, 4 मीटर पर भी 1 माइक्रो कूलम, 8 मीटर पर भी 1, इन सभी पर 1 माइक्रो कूलम आवेश है। और इन सभी के कारण अपने करना क्या था, मूल बिंदु पर रखे 1 कूलम आवेश पर नेट बल परिणामी बल ज्ञात करना था। आइए देखिए, तो देखिए ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, कहाँ, इधर लगाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस है, तो दिशा क्या होगी, माइनस में, माइनस मतलब माइनस एक्स में। अगर ये प्लस एक्स है तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स। अगर मैं इसको और इसको दो वाले को देखूं तो भी दिशा इधर, ये 2 और 4 वाले जीरो मतलब ओ और मतलब मूल बिंदु
और 4 वाले को देखें तो भी दिशा क्या है, इन सभी का किस में जाएगा, माइनस आई के, मतलब माइनस एक्स में जाएगा। तो सिंपली सबको क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में बन, यानी इसको मैं अगर मैं F1 बोलूं, 0 और 1 मतलब 1 और 1 वाले के बीच में, और यहाँ पे मूल बिंदु और 2 वालों को मैं F2 बोल दूं, ऐसे F3 F4 सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो F नेट क्या आएगा, F नेट क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस कहां तक, अनंत तक जुड़ता जाएगा। तो F1 कितना आएगा, इन दोनों के बीच में बल, सूत्र क्या आता है, K यानी K। Q1 कितना है, 1। Q2 कितना है, 1 माइक्रो कूलम, यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन नीचे R मतलब ये वाली दूरी कितनी है, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस आगे आते हैं, मूल बिंदु और 2 पर रखे आवेश पर बल कितना रखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे भी 1, मतलब सब पे 1 माइक्रो कूलम, यहाँ पे भी 1 माइक्रो कूलम। तो कितना आएगा, K इंटू Q1 कितना है, 1 कूलम, 1 माइक्रो नहीं है, सिंपल 1 कूलम है। तो यहाँ पे 1 इंटू Q2 कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन नीचे क्या आएगा, ये मूल बिंदु से लेके यहाँ तक दूरी कितनी होगी, 2 मीटर। तो ये बन जाएगा 2 का वर्ग, ठीक है। प्लस आगे चलते हैं, क्या आएगा, K इंटू Q1 यानी 1 मूल बिंदु, और इस बार कौन सा होगा, ये वाला कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻6 और दूरी कितनी हो गई, 4 का वर्ग, ये जाता है कहां तक, अनंत तक। तो ध्यान से देखें, ऊपर क्या है, K इंटू 10⁻⁻6, K इंटू 10⁻⁻6, K इंटू 10⁻⁻6, तो ये तो सबसे कॉमन आ जाएगा, इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो K इंटू 10⁻⁻6 तो आ गया बाहर, अंदर क्या बच रहा है, यहाँ बचा 1/1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1/4 का स्क्वायर यानी 16। ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, अनंत तक। अगर ध्यान से देखें बच्चों तो ये होती है गुणोत्तर श्रेणी, क्या होती है, इसको अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जब क्रमागत पदों का अनुपात बराबर हो, जैसे समांतर श्रेणी होती है कि क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है, उसको अपन सार्वंतर बोलते हैं। 10th क्लास में सबने पढ़ा था, मैथ्स में था सभी के, चाहे बायो से चाहे मैथ्स से, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी होती है 11th के मैथ्स के अंदर। तो गुणोत्तर में क्या होता है, क्रमागत पदों का अनुपात बराबर होता है, जैसे मैं लिखूं 2 4 8 16, तो देखिए यहाँ पे जा रही, 4 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 2, 8 में 4 का भाग दो कितना आएगा, 2, 16 में 8 का भाग दो कितना आएगा, 2। इसको बोलते हैं जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। तो ये भी क्या देखिए गुणोत्तर श्रेणी कैसे, अगर मैं 1/4 में 1 का भाग दो कितना आएगा, 1/4 आएगा। फिर आगे अगर मैं 1/16 में 1/4 का भाग दो कितना आएगा, 1/16, नीचे वाला ऊपर क्या होगा, उल्ट जाएगा, तो 4/1, ये भी कितना हो गया, 1/4। ये भी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, इसको बोलते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं, अनंत तक जा रहे अनंत गुणोत्तर श्रेणी। और जो अनुपात आता है इसको बोलते हैं सार्व अनुपात। क्या बोलते हैं, सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो। और दिखाते हैं किससे, इसको स्मॉल r से। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी को जोड़ने का सूत्र होता है बच्चों, आप नोट करोगे इसको, एस अनंत मतलब सम, एस फॉर सम। अनंत श्रेणी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी को जोड़ने का सूत्र होता है a/1 माइनस r। क्या होता है, a/1 माइनस r, जहां पे a क्या है, प्रथम पद, a क्या है, पहला पद, r क्या है, सार्व अनुपात। क्या है, सार्व अनुपात, r क्या है, सार्व अनुपात। तो देखिए यहां पर अपना इस श्रेणी में a का मान कितना है, 1 है, और r का मान कितना है, 1/4। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले का भाग दे दो, चाहो तो तीसरे में दूसरे का दे दो, चौथे में तीसरे का दे दो, सारे क्या आएंगे बराबर, इसी को बोलते हैं सार्व अनुपात। तो नेट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे k का मान कितना, 9 इंटू 10⁹। ये तो मैंने आपको बता रखा है कि k का मान आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 9 इंटू 10⁹। आगे क्या चल रहा है, 10⁻⁻6, और इसको कैसे जोड़ेंगे, इस वाले सूत्र से। कैसे, एक ही जगह कितना रखना है, एक ही जगह रखना है 1/1 माइनस r कितना, मतलब सार्व अनुपात कितना आ रहा है, 1/4। जब इसको अपन हल कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे 10⁻9, 10⁻⁻6 नहीं 10⁻3, तो यहाँ से तो आएगा बाहर से 9 इंटू 10⁻3। यहाँ क्या बचेगा, 1, नीचे क्या बचेगा, 4 लघुत्तम आएगा, तो 4 माइनस 1/4 यानी 3/4, 3/4। तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा ऊपर, यहाँ से कहाँ आ गया ऊपर, तो बचा क्या, 3 से कितने बार कट गया,
3 बार, हाँ 3 से 3 9 कितने बार घटा, 3 बार, तो 4 तिया 12, तो कितना हो गया 12 इंटू 10 की घात 3, 10 की घात 3 यानी 1000, तो कितना आंसर आएगा 12,000 न्यूटन। कितना आएगा 12,000 न्यूटन, जो भी आपका ऑप्शन था तो 12,000 न्यूटन। ये आपके दोनों होमवर्क के सवाल थे जो मैंने हल करवा दिए। पॉज करके अब देखिए, ऐसा सवाल आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, सेम एस टी डिटोर आपका आरबीएससी की बुक में। एग्जाम्पल कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 1.13 राजस्थान बोर्ड की बुक का 12th की फिजिक्स का 13वां एग्जाम्पल यही है। ऐसा डेटा चेंज है लेकिन सवाल कंसेप्ट ये लग रहा है उसके अंदर भी। ठीक है, आप इसको पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, फिर आगे एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया टॉपिक है बिल्कुल विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले आगे, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप नोट कर लो, फिर आगे समझाते हैं। पॉज कर लिया होगा आपने। तो आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। नया हेडिंग, कॉपी और पेन लेके बैठो, नया हेडिंग डाल लिए विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों इसको दिखाते हैं ई से, किसे दिखाते हैं, ई से, और यहाँ पे लगा देंगे वेक्टर। अब आप समझ गए होंगे ये कैसी राशि है, सदिश राशि। मैंने ऊपर क्या लगा दिया, एरो का निशान, तीर का निशान, तो राशि तो सदिश राशि है। और एक बात और क्लियर कर दूं, फिजिक्स में जितने भी क्षेत्र है, चाहे वो गुरुत्वीय क्षेत्र हो, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो, सारे के सारे सदिश होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम का नियम क्या पढ़ा था कि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है लेकिन वो स्पर्श नहीं करते। तो बिना स्पर्श करे भी बल लग सकता है। कहाँ पे, आपने देखा होगा गुरुत्वीय बल, जैसे अपन किसी वस्तु को छोड़ दे तो वो कहाँ चली जाती है, नीचे। क्या पृथ्वी से कोई हाथ आता है इसे खींचने के लिए, कोई नहीं आता, अपने आप कहाँ जाती है वो, नीचे। तो ये होता है क्षेत्रीय बल। तो बिना टच करे भी बल लग सकता है, ऐसा ही कुछ होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो देखिए ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा और ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा। तो बल कैसे लगाते हैं, इस आवेश को पता कैसे चला कि मेरे पास कोई दूसरा आवेश आ गया, तो ये चीज अपने को बताता है विद्युत क्षेत्र। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश, मान लो वो आवेश क्यू है, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का एरिया, चारों ओर का क्षेत्र, जिसमें कोई अन्य आवेश, अगर कोई दूसरा आवेश इस बाही के इलाके में आ गया तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर बल लगेगा। अगर मान लो ये प्लस है, ये क्या है प्लस, अगर दूसरा प्लस इसके क्षेत्र में आना चाहेगा तो इसको नहीं आने देगा, उसको दूर से धकेल देगा। और मान लो माइनस आ गया तो अपने पास उसको बुला लेगा कि आजा भाई, तू तो मेरे काम का आदमी है। ठीक है, तो ये है कि एदर से फील्ड, एदर से फील्ड। कुछ समझ में आ रहा है क्या है कि एदर से फील्ड जो दिखाई नहीं देता, एदर से फील्ड है, एदर से जो आपको दिखाई नहीं देता। इसका एग्जांपल आप यूं समझिए, जैसे अपने मकड़ी होती है, वो चारों तरफ क्या बना देती है, जाड़ा बनाती है, ऐसा ही कुछ आवेश करता है। और मान लो उस जाड़े के अंदर कोई दूसरा कोई कीड़े मकोड़े आ गए तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर फंस जाएंगे। तो ऐसा ही कौन करता है, ये आवेश करता है कि दूसरे आवेशों को फंसाने के लिए, भगाने के लिए, ऐसा कुछ। तो ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा अपन नोट करते हैं। परिभाषा यही है कि किसी आवेश के, इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आप, मैं परिभाषा यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखोगे। अगर पीछे रह जाओ तो पॉज करके नोट कर लेना, और आगे रह जाओ तो आप बोल रहे हैं सर आपकी स्पीड थोड़ी कम है। ठीक है, एक बार आगे देखते हैं, आगे इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी क्या लिखते हैं अपन, परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या होगी, किसी आवेश के, आप भी लिखिए, किसी आवेश के चारों तरफ या चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार, अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण
बल का अनुभव करे, बल का अनुभव करे। प्रथम आवेश का, किसका? कि मान लो ये कोई आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, अगर माइनस हुआ तो पास में आ जाएगा और प्लस हुआ तो दूर चल जाएगा। तो क्या का अनुभव करे, प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र, प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा बच्चों, मैंने आपको समझाया कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, एक एरिया जिसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो अपनी प्रकृति, प्रकृति मतलब धनावेश, ऐसा मान के चल रहे हैं अपन कि जो अपना पहला आवेश है वो धन आवेशित है, तो धनावेश आएगा तो दूर भाग जाएगा और ऋणावेश आएगा तो पास में आ जाएगा, मतलब प्रकृति धन या ऋण के अनुसार। आप इस परिभाषा नोट कीजिए पॉज करके, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। ये थी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, सिंपल सी, समझ में आ गया होगा। ओके, पॉज कर लिया, नोट कर लो। ओके बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र में क्या डिफरेंस है? तो देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र को अपन माप नहीं सकते कि कितना होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन माप सकते हैं। जैसे किसी सवाल में बोला है विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की अपन को तीव्रता निकालनी होती है, यानी इसको अपन देखिए गणितीय रूप में कैसे परिभाषित करते हैं, इन सिंपल फॉर्मूले के रूप में। तो नेक्स्ट रीडिंग क्या होगी अपनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही इसे दिखाएंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि मान लो अपने पास एक आवेश है धनावेश, ऐसा मैंने माना है, धनावेश ऋणावेश में मान सकते हैं, लेकिन अब ज्यादातर सवालों को समझाने के लिए, किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए फिजिक्स में अपन इसको प्लस मान के चलते हैं। चाहो तो ऋणावेश लो, केवल डायरेक्शन का फर्क आएगा, प्लस से विद्युत क्षेत्र बाहर होता है और माइनस के विद्युत क्षेत्र अंदर होता है। तो मैं इसको क्या मान लिया? धनावेश। और मान लो अपने को इसकी विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है, तो जहां पर भी जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आपको निकालना होता है तो क्या करो, वहां पर एक क्यू नोट रख दो। क्या रख दो? क्यू नोट। और क्यू नोट को बच्चों बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश क्या होता है? ये केवल और केवल इसको यूज किया गया है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो देखिए क्यू नोट क्या है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को इतना छोटा मानते हैं, क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, इतना छोटा मानते हैं कि ये ना तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और ना ही मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है। क्या बोला मैंने? कि ना तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और ना ही मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो क्या करेंगे अपन? परिभाषा क्या बनेगी? ई की, तो ये तो रखा अपने यहाँ पे। अब क्या करेंगे? इस क्यू नोट पर इस आवेश के द्वारा बल निकालेंगे। इस क्यू नोट पर इस कैपिटल क्यू के द्वारा क्या निकालेंगे? बल। बल कहाँ से निकालते? कूलॉम के नियम से। तो मान लो उस बल का मान F है, ऐसा मान लेते हैं F, और इस बल को क्यू नोट से भाग दे देंगे, परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या हो गई? एकांक। इसको अपन फिजिक्स में क्या करते हैं, जब भी किसी राशि को फॉर्मूले से परिभाषित करना होता है तो जो हर में जो होता है उसको अपन क्या मान लेते हैं? इकाई, एकांक मान लेते हैं। तो क्या किया, इस क्यू नोट को अपन बोलेंगे इकाई। क्या बोलेंगे? इकाई। तो परिभाषा क्या बनेगी? एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोला मैंने? एकांक प्रेक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आइए बच्चों इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखेंगे वापस से। ये मैंने समझाया आपको, अब लिखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या बन गई? यहीं से आ रहा है, एकांक प्रेक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखिए इसकी परिभाषा लिखिए। क्या लिखेंगे? एकांक, एकांक मतलब इकाई जिसका परिणाम कितना हो? एक हो।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिटी। क्या बनेंगे? यूनिटी या यूनिट चार्ज। तो एकांक परीक्षण आवेश इतना छोटा होता है कि वो ना तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा और ना ही किसी दूसरे को परेशान करेगा। मतलब मूल बिंदु पर जो आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र को वो छेड़ेगा नहीं, उसको भी प्रभावित नहीं करेगा। तो एकांक परीक्षण धनावेश, और परीक्षण आवेश को अपन हमेशा धनावेश मानेंगे। क्या मानेंगे? हमेशा धनावेश। एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एक बार रुकना, नोट बाद में करना। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, ये बन गया। इसकी दूसरी परिभाषा अपन ये भी लिख सकते हैं कि परीक्षण आवेश पर बल बट वह परीक्षण आवेश के अनुपात। देखिए क्या बन गया? अनुपात। कि परीक्षण आवेश पर बल वह परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी इसकी परिभाषा लिखी जा सकती है, लेकिन मैंने आप लोग यहाँ पे इसको इकाई मान के लिखा है आपको। तो अब आप लिखिए सूत्र क्या बन जाएगा इसका? ई वेक्टर, अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात ई वेक्टर बराबर क्या आएगा? एफ वेक्टर। एफ भी कैसी राशि है, बल भी कैसी राशि है? सदिश। यहाँ पे क्या आएगा? क्यू नोट। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। और अपन क्यू नोट को इतना छोटा मानते हैं। क्यू नोट क्या है? क्यू नोट अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा। यानी ये ना तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ना ही दूसरा जो आवेश है मूल आवेश के उसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसको अपन मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं ई वेक्टर, इसी को मैं आगे लिखा हूं ई वेक्टर बराबर लिमिट, क्या लेते हैं यहाँ पे? लिमिट सीमांत मान क्यू नोट टेंड्स टू जीरो। मीन्स क्यू नोट बहुत जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के आसपास है, जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के आसपास ही। और यहाँ लिखने वाले अपन एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो इसको ये भी लिखते हैं मैथमेटिक्स, इसको गणित के रूप में ऐसा लिखते हैं। लिमिट मतलब सीमांत वैल्यू। जब कोई फलन डिफाइन नहीं होता है तो मैथ्स में एक टॉपिक होता है लिमिट, सीमा के नाम से उसको जाना जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे मान लो ये x² -4 अपॉन x -2। अगर मैं यहाँ पे x बराबर 2 रख दूँ तो क्या आ जाएगा? 2 की घात 2, 4 -4 नीचे 2 -2 0 बटा 0 बच्चों ऐसा फलन मैथ्स के अंदर परिभाषित नहीं होता है। तो क्या करते हैं, ये फलन 2 पर तो परिभाषित नहीं है लेकिन 2 के आसपास, जैसे 1.9 मतलब इसकी वैल्यू अपन एग्जैक्ट 2 पर तो नहीं बता सकते लेकिन 2 के आसपास जैसे 2.001 या 1.999 इन पर तो बता सकते हैं। इनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा, और एक को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा। ये अपने बाई वालों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ्स में एक टॉपिक होता है लिमिट के नाम से, सीमा के नाम से। तो आपको जितना जानना है इसका मतलब यह है कि क्यू नोट बहुत छोटा है। जो बायो से वो क्या देखेंगे, क्यू नोट का मान बहुत छोटा है, और बाकी मैथ्स वाले इसको अच्छी तरह से समझ रहेंगे जैसा मैंने यहाँ पे समझाया। ठीक है यहाँ तक? तो अब आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए पॉज करके। फिर मैं आगे इसके मात्रा की बात करते हैं और दिशा की बात करते हैं, विमा निकालते हैं। तो आप पॉज करके यहाँ तक नोट करो। परिभाषा किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। ओके आगे चलते हैं। अब निकालते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र का मात्रक, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो देखिए मात्रक कहां से निकालते हैं? फॉर्मूले से। अगर जब फॉर्मूला पता है तो मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपना लिखिए, आप एरो बना के लिखोगे ऐसे, विद्युत क्षेत्र का मात्रक या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, एक ही बात है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या है? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो एफ क्या होता है? बल, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्यू क्या है यहाँ पे? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो मात्रा बन गया इसका न्यूटन पर कूलम। क्या बन गया? N फॉर न्यूटन, C फॉर कूलम। तो मात्रक क्या बन गया? न्यूटन पर कूलम। और इसी को लिखते अपन कई बार वोल्ट पर मीटर लिखते हैं। इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर, वो भी मैं आपको समझता हूँ कैसे है। देखिए अगर न्यूटन पर कूलम, अगर मैं इसको ऊपर नीचे मीटर से गुणा कर दूं, ऊपर नीचे मैं इसको मीटर से गुणा कर दूं, तो न्यूटन इंटू मीटर, बल इंटू विस्थापन, क्या बन गया? कार्य। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। यानी क्या बन गया? जूल पर कूलम इंटू मीटर। अब जूल पर कूलम कार्य बटा आवेश, कुछ याद आ रहा?
10th क्लास में पढ़ा था विभवांतर या विभव, ये क्या बन गया, जूल पर कूलम होता है वी। वी यहाँ पे वेग नहीं है, वी यहाँ पे क्या है, विभवांतर वोल्ट, तो इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर। तो क्या हो गया, ये तो मैंने आपको समझा दिया। एक विद्युत क्षेत्र का वैसे मात्रक हम क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम, लेकिन कई बार सवालों के अंदर वोल्ट पर मीटर भी लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन आया कैसे मैंने आपको समझा दिया ऐसे। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ओके, ये तो गया इसका मात्रक। आगे बात करते हैं इसकी विमा की, क्या इसकी विमा, तो विमा कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो आगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मतलब ई की विमा, ई की विमा। तो विमा कैसे निकालते, देखिए ऊपर कौन है, न्यूटन। न्यूटन देखो आपको वेग, त्वरण, बल, कार्य, इनकी विमाओं को रटी हुई होनी चाहिए। तो बल की विमा क्या होती है, m1 l1 m1 l1 t माइनस 2, कहां से निकालते हैं, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यहाँ से द्रव्यमान किलोग्राम और ये त्वरण क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो m1 l1 t माइनस 2 और नीचे कौन आ रहा है, कूलम, आवेश। आवेश क्यों मैंने आपको मतलब लेक्चर 2 में बताई थी, क्या की लेक्चर 2 नहीं लेक्चर फर्स्ट में बता दी थी, a1 t1 a1 t1। अब देखिए होगा क्या, ऊपर m1 एज इट इज डिटो ऐसा कैसा, l1 ऊपर ऐसा कैसा, नीचे l1 है नहीं, तो क्या आएगा l1 t माइनस 2 ऊपर, एक t1 नीचे, नीचे वाला ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस 2 पहले से तो कितना हो जाएगा t माइनस 3, और ए ऊपर जाएगा बन जाएगा a माइनस 1। तो यह आ गई विद्युत क्षेत्र की विमा, m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। ठीक है, फिर बात करते हैं कैसी राशि है, अदिश की सदिश। तो मैंने बताया विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। और ऐसे याद कर लो, फिजिक्स में जितने भी क्षेत्र है, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो गुरुत्वीय क्षेत्र हो, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो, सारे के सारे क्षेत्र क्या होते हैं, सदिश होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश से तो बाहर होती है और ऋणावेश के अंदर। आगे छोड़ो, आगे लिखाते हैं, ऋणावेश के अंदर होती है। यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं मात्रक, विमा और सदिश की अदिश तो सदिश है। यहाँ तक पहुंच के नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। ओके, आइए तो नेक्स्ट आप एरो बनाओगे ऐसे, नेक्स्ट ऐसे एरो बनाइए, पॉज कर लिया होगा आपने। तो देखिए, अब देखिए जो धनावेश होता है, क्या होता है, धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो अपना ये विद्युत क्षेत्र वैसे लाइन से दिखाते हैं, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो मान लो अपना ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये अपना क्या है, विद्युत क्षेत्र, इससे दिखाते हैं ई वेक्टर। अगर विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश रखा है, क्या रखा है, कोई धनावेश, तो धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, उसका मान क्या होगा, Q इंटू ई। धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, क्या लिखा मैंने, लिख भी दो इसको, पहले आप लिखो, क्या लिखोगे, पहले लिखो, मैं लिख पा रहा हूं, धनावेश पर बल, धन आवेश पर बल, धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जबकि ऋणावेश पर बल, जबकि ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा, तो देखिए ये क्या था, मैंने धनावेश माना। अगर मान लो ऋणावेश है, यही मान लेते हैं क्या है, विद्युत क्षेत्र से, और मान लो यहाँ पे कोई ऋणावेश रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है यहाँ पे, ऋणावेश मान लो -2 रखा हुआ है, और ये क्या है, मान लेते हैं ई वेक्टर है। तो ऋणावेश पर बल कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। देखो विद्युत क्षेत्र कैसे है, ऐसे, ऋणात्मक आवेश पर बल कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र के जस्ट अपोजिट, उल्टा, जबकि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो आप क्या करो, पहले लिखिए और फिर ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, जो मैंने लिखा वही डायग्राम में समझा रखा है। क्लियर कर दूं, धनावेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है और ऋणावेश पर बल
विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में होता है। पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं। ओके, आइए आगे चलते चलते देखिए। अब देखिए होता क्या है, अब वही चीज सेम, ये वाली चीज थोड़ी सी घुमा के बोल रहा हूँ। जो धनावेश होता है उसको उसका विद्युत क्षेत्र धनावेश से बाहर की ओर मानते हैं। कहाँ मानते हैं? तीर्जीय बाहर की ओर, तीर्जीय बाहर की, यानी कोण 90 डिग्री होता है। मान लो क्या है, धनावेश, तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर ऐसे आता हुआ, ऐसे आता। तीर्जीय क्या बोलते हैं? तीर्जीय। इसको कई कई बुक में अरीय भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अरीय या फिर तीर्जीय। अपनी आरबीएस में लिखा है इसको तीर्जीय, जबकि एनसीईआरटी इसको लिखती है अरीय। तीर्जीय मतलब त्रिज्या की दिशा में, त्रिज्या की दिशा में। तो क्या लिखेंगे कि धनावेश पर बल त्रिज्या बाहर की ओर होता है, जबकि ऋणावेश पर, सॉरी क्या बोल रहे हैं, बल भी होगा। जो देखो, जो बच्चों, जो दिशा बल की होती है, जो दिशा विद्युत बल की होती है, वही दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर, त्रिज्यीय बाहर की ओर, त्रिज्यीय बाहर की ओर होता है, जबकि ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र, जबकि ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय अंदर की ओर होता है, त्रिज्यीय अंदर की ओर होता है। ये अपन लिख लेंगे, तो आप ये नोट कर लीजिए। डायग्राम समझ आ रहा है? धनावेश से तो बाहर त्रिज्यीय, और ऋणावेश के अंदर, धनावेश से बाहर, ऋणावेश के मतलब ऋणावेश में अंदर घुसता हुआ और धनावेश से बाहर निकलता हुआ। धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर होता है, जबकि ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय अंदर की ओर होता है। पहले आप ये परिभाषा, इसके ये एरो लगा के लाइन लिखिए नोट्स की तरह, और फिर बना लीजिए डायग्राम। तो ये था अपना विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ओके, यहां तक आप पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके यहां तक आप नोट कर लो। चलिए आप पॉज, चलो आगे चलते हैं। आगे टॉपिक पढ़ते हैं कि किसी एक आवेश के द्वारा, किसी बिंदु आवेश के द्वारा, फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, चलो देखते हैं ना। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि किसी एक आवेश, मान लो कोई आवेश Q है, इस आवेश Q से r दूरी पर, कोई दूरी मान लो, जो भी दूरी 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, कितनी मान लो, मैं इसको सिंपल क्या बोल दिया, r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होगा। किसी बिंदु आवेश से, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर, मतलब कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होगा। तो होगा तो आएगा बच्चों ये E बराबर KQ/r², जिसको अपन ड्राइव करते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए कि E बराबर क्या है, KQ/r², जहाँ पे K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो आइए बच्चों, अपना टॉपिक क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक क्या है, हेडिंग लगा लीजिए आप भी, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग लगा ली, देखिए अब समझिए, पहले समझिए बाद में नोट करना। हेडिंग लगा के छोड़ दो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं कि माना कि कोई बिंदु आवेश है +Q, माना कि बिंदु आवेश है +Q, वो कहाँ रखा हुआ है, किसी बिंदु O पे रखा हुआ है। मान लो मूल बिंदु O पर रखा हुआ है, और इस बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु है P, कोई बिंदु है P, इस बिंदु P पर अपने क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम। तो मान लेते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा, मैंने भी बताया था धनावेश से विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर, तो इधर नहीं आएगा,
इधर नहीं आएगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा। मान लो ये ई वेक्टर, ये क्या है, ई वेक्टर, क्लियर। और यहां मान लेते हैं आर केप। आर केप क्या होता है, इकाई सदिश जो क्या बताएगा, दिशा। आर केप को थोड़ी देर बाद में काम मिलेंगे, आर केप को भी भूल जाइए। तो मान लिया ये मूल बिंदु O है जहां पर एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू। इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां पर अपने क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम निकालना है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम निकालो, जिस भी बिंदु पर निकालना हो वहां पर क्या रख दो, एक प्रेक्षण धनावेश रख दो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक आवेश रख देंगे Q नोट। कहां पर, बिंदु P पर अपन एक आवेश रख दिया, प्रेक्षण आवेश। कौन सा आवेश, प्रेक्षण धन आवेश। और प्रेक्षण आवेश क्या होता है, इतना छोटा होता है कि ना तो ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ना तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और ना ही जो मूल आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो अपन करना क्या है, कुछ नहीं करना। E क्या होता है, F बटा Q। E क्या होता है, F बटा Q। मतलब क्या करेंगे, इस प्रेक्षण आवेश पर ये आवेश कितना बल लगा रहा है वो निकाल लेंगे, और प्रेक्षण आवेश का भाग दे देंगे, वही हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम। तो क्या बन जाएगा, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बन जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बन जाएगी, प्रेक्षण आवेश पर बल, प्रेक्षण आवेश पर बल बटा प्रेक्षण आवेश, प्रेक्षण आवेश पर बल बटा प्रेक्षण आवेश। तो देखिए बल कहां से निकालते हैं, अगर दो आवेश हो तो बल कैसे निकालते हैं, कूलाम के नियम से। कैसे निकालते हैं, कूलाम के नियम से। क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे E वेक्टर, E। अभी सिंपल परिणाम की बात करें, दिशा की बात बाद में करेंगे। सिंपल परिणाम E बराबर बल कैसे निकालते हैं, K फॉर्मूले में आता है। Q1 कितना है, कैपिटल Q। Q2 कितना है, Q नोट। दूरी क्या इनके बीच की, R स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा, परीक्षण आवेश यानी Q नोट। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये Q नोट, मतलब इसको ऐसा लिखते हैं अपन, K Q नोट R स्क्वायर। यहाँ पे क्या जाएगा, R स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, Q नोट। Q नोट से Q नोट गया, तो क्या आ जाएगा, अपने को मिला E बराबर क्या आ गया, K Q अपॉन R स्क्वायर। E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये होता है बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम। सूत्र क्या बन गया, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, जहाँ पे K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यानी कहाँ निकाले अपन ने, निर्वात में निकाली है। माध्यम में लिखा हो तो वो भी लिख देंगे अपन, एप्सिलॉन नोट से क्या लेंगे, एप्सिलॉन, और वहां पर एप्सिलॉन बराबर क्या होता था, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, पॉज करके फिर आगे समझाते हैं। कर लिया, ओके। पॉज हटा रहा हूँ यहाँ से, जिसने पॉज नहीं किया वो पॉज करके नोट भी कर ले और फिर आगे बढ़े। तो मैं यहाँ से डायग्राम हटा रहा हूँ, ये हेडिंग हटा रहा हूँ, तो अपने को यहाँ तक मिल गया। यहाँ तक समझ में आपको सबको आ गया होगा। तो E बराबर क्या है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। देखो के की जगह क्या लिख सकते हैं, E बराबर के की जगह क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, नीचे थोड़ा सा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये किस में आ रहा है, निर्वात में। किस में आ रहा है, निर्वात में। अगर आपको माध्यम में लिखना है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम में विद्युत क्षेत्र अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस क्या लिखेंगे, मैं इसको लिखा हूं EM, M मतलब मीडियम। क्या आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट क्या लिखना है, एप्सिलॉन, और यहाँ Q अपॉन आर स्क्वायर। और फिर मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। ये निर्वात की विद्युतशीलता, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, और ये माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया माध्यम में। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, EM बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई, इस एप्सिलॉन की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखें, इसको ऐसा लिख देते हैं 1/एप्सिलॉन को निकाल देते हैं बाहर, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये किस में होती है, निर्वात में। ये किस में होती है, निर्वात में। तो इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, सिंपल E। ये बन जाएगा EM मतलब माध्यम में विद्युत क्षेत्र बराबर E
निर्वात बटा नीचे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ इस जगह पे। तो क्या बन जाएगा ई माध्यम क्या आ जाएगा ई निर्वात बटा एप्सिलॉन आर। मतलब माध्यम में विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से एप्सिलॉन आर गुणा कम हो जाती है। ऐसा ही बल था। बल क्या था एफ एम बराबर एफ एम मतलब माध्यम में बल बराबर निर्वात में बल बटा उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो यह आ गया किसके बीच में संबंध माध्यम की विद्युत क्षेत्र माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं अपन इसका सदिश रूप। ओके बच्चों पॉज करके नोट कर लिया। आगे चलते हैं। देखिए आगे लिखिए इसका सदिश रूप या सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र। तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। सदिश रूप तो सदिश में क्या कर देंगे सदिश रूप ये यहां पे क्या लगा देंगे वेक्टर। इधर क्या है के क्यू अपॉन ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ क्या लगा देंगे आर के। बच्चों फिजिक्स में अगर दिशा देनी हो तो सदिश राशियों की परिभाषा क्या होती थी कि वो भौतिक राशियां जिनका परिमाण व दिशा दोनों होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। अगर मैं किसी भौतिक राशि को परिणाम के साथ दिशा भी दे तो वो क्या बन जाएगी सदिश। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो क्या बता रहा है इसका परिणाम। और यहाँ मैंने क्या लगा दिया आर केप क्या होता है इकाई सदिश। तो फिजिक्स में इकाई सदिश का कोई काम नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है क्या बताना दिशा बताना। क्या बताना सिर्फ और सिर्फ दिशा बताना। तो मैंने इसका क्या लगा दिया आर के। अब आपने पढ़ा होगा कि जो इकाई सदिश होता है वो क्या होता है इकाई सदिश मान लो एक है दिखाते किससे एक से वो क्या होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। कि इकाई सदिश बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिणाम। सदिश बटा सदिश का परिणाम। तो इसी प्रकार इस आर केप को अपन क्या लिखने वाले हैं आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। और सिंपल मोड ऑफ आर वेक्टर को अपन कई बार आर भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इस आर केप की जगह लिखना है क्या लिखना है इस आर केप की जगह लिखना है अपने को आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। मोड ऑफ आर वेक्टर को अपन सिंपल क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर इंटू नीचे क्या जाएगा आर। तो क्या बन जाएगा ई वेक्टर बराबर के क्यूब नीचे क्या जाएगा आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये बन गया इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। यहाँ तक भी सही था लेकिन इसको थोड़ा सा आगे और कर दिया मैंने आर केप का मान और पुट कर दिया आर केप का मान यहाँ पे और रख दिया। ठीक है बच्चों आप यहाँ तक नोट कीजिए फिर आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके बच्चों आगे पढ़ते हैं। ये तो अपन एक आवेश की वजह से देखा। एक डायग्राम बना रहा हूं पहले आपको कि मान लो ये है अपने पास E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हेडिंग क्या है E व R के मध्य ग्राफ। हेडिंग डालो E व R के मध्य ग्राफ E व R के मध्य ग्राफ। तो देखिए बच्चों दूरी बढ़ने अगर मैं दूरी को बढ़ाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होने वाला है कम होने वाला है। अगर मैं दूरी को बढ़ाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा कम। मान लो मैंने दूरी को 2 गुना कर दिया। दूरी को कितना कर दिया 2 गुना यानी आर को मैंने कर दिया 2r। तो क्या बन जाएगा E बराबर के क्यूब नीचे 2r का वर्ग। तो क्या आएगा के क्यूब अपॉन नीचे क्या जाएगा 4r स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 4 गुना क्या हो गई कम हो गई। ऐसे में अगर इसको 3 गुना कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा 9 गुना कम हो गई। दूरी को 3 गुना करने पर विद्युत क्षेत्र 9 गुना कम हो जाएगा। अगर मैं दूरी को 4 गुना कर दूं कि मान लो पहले 1 मीटर थी अब मैं उसको 4 मीटर कर दूं तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा 4 का वर्ग कितना 16 16 गुना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मतलब मैंने क्या देखा कि दूरी बढ़ने के साथ अगर दूरी को अपन बढ़ा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो रहा है कम हो रहा है। अगर दूरी को अपन इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, अपनी विद्युत क्षेत्र क्या हो रही है, घट रही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ आएगा, अपन यहाँ पे लेते हैं वाई एक्स पे लेते हैं ई वेक्टर, क्या लेते हैं ई वेक्टर, और एक्स एक्स पे लेते हैं आर, आर सिंपल दूरी परिणाम पर। आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये आर को वाई एक्स पे क्यों नहीं लिया और एक्स को ई पर, मतलब ई को एक्स एक्स पर क्यों नहीं लिया। तो बच्चों इसका रीजन होता है कि जो राशि इंडिपेंडेंट होती है, जो राशि स्वतंत्र होती है उसको लेते हैं एक्स एक्स पर, और जो राशि डिपेंड करती है, जो राशि किसी दूसरी राशि पर निर्भर करती है उसको लेते हैं वाई एक्स पर। ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़ते भी थे आप। बाकी मैं सर वाई बराबर एफ ओ से कोई फलन होता है, यहाँ पे वाई किसका फलन है, एक्स का, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको इधर लिया और इसको ऊपर लिया। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे घटता हुआ, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। और मान लो दूरी को अपने अनंत कर दिया तो विद्युत क्षेत्र लगभग क्या हो जाएगा, जीरो, लगभग जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं, लगभग जीरो के आसपास पहुंच जाएगा। ये होता है ई और आर के बदले ग्राफ। नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़े। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अपने कूलॉम के नियम पढ़ा था कि जब बहुत सारे आवेश हो और किसी एक आवेश पर बल निकालना था तो क्या करते हैं, सबका सभी आवेशों का उस आवेश पर सदिश योग कर लेते थे कि प्रत्येक आवेश कितना लगा रहा है और सभी का अपन क्या कर लेंगे, कर लेते थे, सदिश योग कर लेते थे। सेम चीज यहाँ पे। तो आगे लिखते हैं, आगे लिखिए अध्यारोपण का सिद्धांत, या बहुत सारे आवेशों द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो गया, अनेक आवेशों द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अनेक आवेशों द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसी को अपन दूसरे नाम से जानते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से। किस नाम से जानते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत नाम से जानते हैं। तो अगला आप टॉपिक लगा दीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं जी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन इंग्लिश में, या फिर इसका हिंदी में और बोल सकते हैं अनेक आवेशों द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। अपने क्या लिखने वाले हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब पहले समझोगे, फिर मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, फिर इसका अपन डेरिवेशन करेंगे। तो पहले समझते हैं, फिर परिभाषा लिखेंगे और फिर इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए इसको तो मैं डालता हूँ, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि मान लो अपने पास एक आवेश यहाँ पे मान लेते हैं Q1, एक आवेश क्या मान लेते हैं Q1, और मान लो ये कोई बिंदु है P, ये कोई बिंदु है P। तो इस Q1 की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा, मान लेते हैं वो विद्युत क्षेत्र क्या है, E1, ऐसा मान लिया अपन ने। और इनके बीच की जो दूरी वो मान लेते हैं R1, कितनी मान लेते हैं R1। और मान लो कोई दूसरा बिंदु है, दूसरा आवेश है Q2, इस Q2 के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो उस विद्युत क्षेत्र को अपन मान लेते हैं कि मान लो वो E2 है। इसी प्रकार मान लो कोई तीसरा आवेश है, मान लेते हैं वो तीसरा आवेश क्या है, Q3 है। इस Q3 की वजह से भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो मान लेते हैं Q3 की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम E3, ऐसा मैंने मान लिया। ऐसे करते गए 1 2 3 4 5 6 एन जितने मानो, तो मान लेते ऐसे करते गए, तो एक एनवा आवेश रखा हुआ जिसका परिणाम मान लेते हैं Qn, और इस एनवे आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को मान लेते हैं कि वो En है, और ये दूरी मान लेते हैं R2, ये मान लेते हैं R3, ऐसे करते के दूरी मान लेते हैं Rm। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो क्या करेंगे, इन सबका सदिश योग कर लेंगे, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। इन सबका क्या कर लेंगे, सदिश योग कर लेंगे, यही अपना अध्यारोपण का सिद्धांत है, यही अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ई वेक्टर पूरा निकालूं तो क्या आएगा, वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, ऐसे प्लस प्लस करते गए, कहां तक जोड़ना है अपने को, प्लस प्लस कहां तक, प्लस En, यानी एनवे विद्युत क्षेत्र तक जोड़ लेंगे। तो ये इसी को अपन वापस क्या करते हैं, थोड़ा सा शब्दों में लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड में तो आगे तो लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ, इसी चीज को मैं वापस लिख रहा हूँ। तो देखिए क्या आने वाला है,
क्या होगा, अनेक आवेशों द्वारा, क्या लिखेंगे, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, उसको डाल रहा हूँ मैं, तो परिभाषा इसकी मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, अनेक आवेशों द्वारा, अनेक आवेशों द्वारा किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी आवेशों द्वारा, उन सभी आवेशों द्वारा, उन सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न, उन सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के तुल्य होता है, के सदिश योग के तुल्य होता है, तुल्य होता है मतलब बराबर होता है, तुल्य के बराबर, तुल्य के बराबर होता है, के बराबर होता है। क्या, अनेक आवेशों द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये परिभाषा आप नोट कर लो, फिर डायग्राम बनाता हूँ और समझाता हूँ वापस से। परिभाषा नोट कर लीजिए आप, फिर से वही डायग्राम वापस बनाते हैं, देखिए अच्छी तरह से कर लिया नोट, नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लो आराम से, अच्छी तरह से एक बार पढ़ लो तो फिर समझा रहा हूँ। देखिए क्या माना, अब डायग्राम ढंग से फिर से बनाते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है P, ये कोई बिंदु है P और एक आवेश क्या है Q1 आवेश, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना मान लिया अपन ने, E1 मान लिया, कितना मान लिया, E1। इसी प्रकार कोई दूसरा आवेश है, मान लो वो क्या है Q2, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना है, मान लेते हैं E2, कितना है E2। ये दूरी कितनी मान लेते हैं R1, ये कितनी मान लेते हैं R2। ऐसे करते गए 3 4 5, ऐसे करते गए मान लो लास्ट में जो आवेश रखा है वो मान लेते हैं वो nवा आवेश, कौन सा आवेश, nवा आवेश। तो nवे आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा, En होगा, कितना होगा En। तो E पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी E नेट, उसको मैं E वेक्टर बोल रहा हूँ, क्या होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस प्लस En वेक्टर, ये तो लिखा था। सभी का क्या कर लेंगे, सदिश योग कर लेंगे। अब करना कुछ नहीं, E1 का मान निकालना है। कैसे निकालना है, E1 तो भाई बिंदु आवेश बनाना, और बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र अपन ने पढ़ा है, कितना पढ़ा है, KQ/R², क्या पढ़ा है, KQ/R²। तो ये क्या आएगा, ये आएगा K, Q की जगह क्या आएगा Q1, K की जगह क्या आएगा K, Q की जगह क्या आएगा Q1/R1², और यहाँ मैं लगा देता हूँ R1 के, जहाँ पे R1 के क्या है, इस Q1 से P की ओर इकाई सदिश, किसमें लिख रहे हैं अपन, सदिश में। तो क्या देनी पड़ेगी, वो दिशा भी देनी पड़ेगी। यहाँ फिर से क्या लिखेंगे, K E2 का मान क्या है, इसकी वजह से यानी आवेश कितना है Q2 अपॉन नीचे क्या आएगा R2² प्लस यहाँ पे क्या लगा देंगे R2K, प्लस प्लस चलता गया, यहाँ पे क्या आएगा प्लस KQN RN² और यहाँ क्या आएगा RNK। ध्यान से देखिए बच्चों, सभी से K क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो K को निकाल लेते हैं बाहर कॉमन, तो क्या आ गया बाहर, क्या बनेगा अंदर Q1/R1² और R1K प्लस Q2/R2² R2K प्लस प्लस क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा QN/RN² और यहाँ पे जाएगा RNK। तो देखिए अब ये क्या बन गई, देखिए एक श्रेणी बन गई गणित की तरह, जोड़ना है इसको तो क्या लगाएंगे यहाँ पे सिग्मा, क्या लगाएंगे यहाँ पे सिग्मा। तो ई वेक्टर अपना क्या बन जाएगा, ई वेक्टर को मैं लिख देता हूँ, के को तो लिख देता हूँ 1/4πε0, और यहाँ क्या लगा देते हैं सिग्मा, क्या लगा देते हैं सिग्मा। यहाँ लिख देंगे फिर क्या QI, क्या लिखेंगे यहाँ पे QI, और नीचे QI, नीचे क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे QI है, नीचे क्या आएगा RI², और यहाँ क्या जाएगा RIK, जहां पे I क्या है, जहां I बराबर है 1 से लेके
एन तक। तो ये बन गया अपना फॉर्मूला इसका डेरिवेशन। अगर इसको लिखना है तो आई बराबर 1 से एन तक। अगर आप 1 रखो तो फर्स्ट टर्म, 2 तक रखो तो 2 टर्म तक, 3 तक रखो तो 3 पदों तक, 4 तक रखो तो 4 पदों तक। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में? तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। जो अगला लेक्चर होगा उसमें अपन क्या करेंगे, अपने इसमें अगले लेक्चर में करेंगे इसके न्यूमेरिकल सवाल, इसके ऊपर करेंगे। जो पिछले एग्जाम में आए वो भी करेंगे, जो कंप्यूटर से पूछे गए वो भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक तो जरूर करिएगा, और आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि आपके आसपास के जो भाई बंधु आपके दोस्त हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको रियल में अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।